दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस अति महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में रोज की तरह हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस एक वीडियो से आपके जीएस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन सभी का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जीएस के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना समय बचाते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया। तो देखिए वास्को डी गामा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहली बार कब आया था वास्को डी गामा भारत, मई 1498। ये डेट सबको याद ही होगा। मई 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था। और ये कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। और इस प्रश्न से जो भी इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो भी हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। और वास्को डी गामा किस जहाज से भारत आया था, तो ये भी पूछा गया है एग्जामों में। तो किस जहाज से भारत आया था, तो ये जिस जहाज से आया था उसका नाम था सैन गैब्रियल। किस जहाज से आया था? जिस जहाज से आया था उसका नाम क्या था? सैन गैब्रियल। और ये कैसे आया था वास्को डी गामा? तो सड़क से आया था, वायु मार्ग से आया था या समुद्र से आया था? तो ये समुद्री मार्ग से आया था। किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से ये भारत आया था। और ये जिस द्वीप से यहाँ पे जिस रास्ते से होके आया था उसे क्या कहते हैं? उत्तमासा अंतरीप कहते हैं। उस रास्ते को क्या कहते हैं? उत्तमासा अंतरीप कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण छोर पे, यानी कि अफ्रीका के दक्षिण छोर पे है। कहाँ है? ये अफ्रीका के दक्षिण में है। तो ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं हम लोग। और ये भारत आया तो भारत आके कहाँ पे उतरा? तो ये कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह पे ये आके उतरा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहां पर यहाँ का राजा था जमोरिन। यहाँ पे राजा कौन था? जमोरिन। और जमोरिन ने क्या किया? इनका स्वागत कर दिया, वास्को डी गामा का स्वागत कर दिया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसने एक काम और किया कि ये यूरोप और एशिया के बीच में, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, यूरोप एंड एशिया के बीच में इसने क्या किया? इसने समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक, समुद्री मार्ग की क्या की? खोज की। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था। तो मई 1498 में वास्को डी गामा भारत पहली बार आया, मई 1498 में। और पुर्तगाल का ये रहने वाला था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और किस जहाज से आया? जिस जहाज से आया उसका नाम बताइए। तो सैन गैब्रियल नामक जहाज से आया। अगर आपसे पूछे कि ये कैसे आया, तो ये समुद्री मार्ग से होके आया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और जिस रास्ते से आया उसे उत्तमासा अंतरीप कहते हैं। तो उत्तमासा अंतरीप या फिर आसा अंतरीप ये अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे, अफ्रीका के दक्षिण में है। अफ्रीका के दक्षिण में देश जो है साउथ अफ्रीका के दक्षिण में ये आपके उत्तमासा अंतरीप पड़ जाएगा। ठीक, तो ये अंतरीप आप लोग लिख लीजिए। अब बात करते हैं ये भारत आके कहाँ पे उतरा। तो ये कालीकट बंदरगाह पे उतरा। और कालीकट बंदरगाह केरल के साइड में है। और यहाँ पे राजा कौन था? राजा जमोरिन यहाँ पे शासन कर रहा था। और ये राजा जमोरिन ने पहली बार देखा, हमारे देश में है कि कोई भी अतिथि आए तो उसका हम लोग आदर सत्कार करते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। तो ये भी वही काम किए थे और इसका स्वागत किए थे। और ये यूरोप और एशिया के बीच में आपसे पूछे कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो यूरोप और एशिया के बीच में समुद्री मार्ग की खोज कौन किए थे? तो ये वास्को डी गामा जी ने किया था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना कहाँ पे है। तो इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पे है? देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून। और देहरादून कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। तो ये भी देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। तो यहाँ इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? ये पुणे के पास खड़गवासला पुणे में स्थित है। कहाँ पे? खड़गवासला पुणे में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। खड़गवासला पुणे में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे स्थित है। संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ पे स्थित है? तो संगीत नाटक अकादमी के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये कहाँ पे स्थित है? इसकी स्थापना सबसे पहले बताइए 1953 में। और स्थित कहाँ पे है? ये दिल्ली में। ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और ये क्या कार्य करता है? तो ये कार्य करता है, ये संगीत को और फिर नाटक को
संगीत को, नाटक को और नृत्य को ये क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। क्या करता है, ये संगीत, नाटक, नृत्य को क्या करता है, ये बढ़ावा देने का काम करता है, बढ़ावा देता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना कहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपसे पूछे कि कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बात करें आपसे खड़गवासला, खड़गवासला कहाँ पे पड़ता है, तो ये पुणे में, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। और संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे, तो इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे, संगीत नाटक अकादमी 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्जाम में ये डेट पूछा गया है और दिल्ली में ये स्थित है। और इसका कार्य संगीत नाटक अकादमी का क्या है कि ये संगीत को बढ़ावा देता है, नाटक को बढ़ावा देता है और नृत्य को ये बढ़ावा देने का काम करता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया, तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कौन से, कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया। और कलकत्ता अधिवेशन में, और आपसे पूछे कि किसने गाया था, सबसे पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। अब आपसे पूछे कि यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो रहीमतुल्ला सायनी इसके अध्यक्ष थे। कौन, रहीमतुल्ला, यहाँ पे नाम बहुत अजीब है इनका, रहीमतुल्ला सायनी, तो ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, ये अब वंदे मातरम की बात करें तो ये भारत का कौन सा गीत है, ये राष्ट्र गीत है, भारत का ये राष्ट्र गीत है। ठीक, और इसके लिखा कौन है, ये इसके लेखक कौन है राष्ट्र गीत के, तो बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोग याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। ठीक, और ये कहाँ से लिया गया है, तो इनकी एक पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की, आनंद मठ। आनंद मठ में इन्होंने इसको लिखा था, आनंद मठ में इसको लिखा था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो ये भी आप लोग बताएंगे संविधान सभा द्वारा इसे कब अपनाया गया, तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब, 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन राष्ट्रगीत भी अपनाया गया था, इसी दिन राष्ट्रगीत भी अपना, राष्ट्रगान भी, सॉरी, इसी दिन राष्ट्रगान भी अपनाया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कहाँ गया, तो 1896 का होता है कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ पे गाया गया। ठीक, अब यहाँ पे दो चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पूछे किसने गाया, तो आप लोग बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। और आपसे पूछे कि इस समय कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्ला सायनी इसके अध्यक्ष थे। कौन, रहीमतुल्ला सायनी इसके अध्यक्ष थे। और आपसे पूछे कि ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, आप सभी जानते हैं वंदे मातरम, और इसके लेखक कौन है ये आप लोग बताएंगे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। और ये कहाँ से लिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से, आनंद मठ से। और बात करते हैं अपनाया कब गया है इसे, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और बात करते हैं इसे ये राष्ट्रगान को भी 24 जनवरी 1950 को, दोनों को अपनाया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो भारत की पहली बार जनगणना 1872 में। इस समय किसका शासनकाल था, मेयो का शासनकाल में। भारत में पहली बार नियमित जनगणना आपसे पूछे कब हुई थी, भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1881 में। भारत में पहली बार नियमित जनगणना। और इस समय किसका कार्यकाल था, इस समय रिपन का कार्यकाल था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। और जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया, जनगणना का महान विभाजक वर्ष। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं वही प्रश्न लेके आता हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वरना जीएस में पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस क्लास के बारे में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक, और कमेंट करके अगर आप लोग बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक, अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत की ये महान विभाजक वर्ष की जनसंख्या का कितने 1921 को कहते हैं। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, ये भी एग्जाम में पूछा गया जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है वो 1951 में हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। और 1951 को क्या कहते हैं, जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे जनसंख्या हो रहा था तो इसका शुभंकर यहाँ पे
क्या था, इस जनसंख्या का शुभंकर क्या था, तो प्रगड़क शिक्षिका थी, एक शिक्षिका थी और ये बैग लेके ये ऐसा लग रहा था कि ये जनसंख्या जनगणना कर रही है। तो इसका जो है आपका शुभंकर यही थी, प्रगड़क शिक्षिका। और जनसंख्या कितनी वर्ष के अंतराल पे लिया जाता है, तो इसमें 10 वर्ष के अंतराल पे ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, 1872 में हुई। ठीक, भारत में पहली बार जनगणना, इस समय किसका शासनकाल था, भारत में मेयो का शासनकाल था। ठीक, और भारत की पहली नियमित जनगणना आपसे पूछे कब हुई थी, तो भारत में नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। और इस समय कार्यकाल किसका था, रिपन का कार्यकाल था। और आपसे पूछेगा कि जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो 1921 को कहते हैं जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1947 में, तो भारत आजाद ही हुआ था 1947 में। और यहाँ पे 1951 में तब जाके जनगणना हुई थी। और इसे 1951 की जनगणना को क्या कहते हैं, जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। और जनसंख्या में अंतराल कितने वर्ष का होता है, 10 वर्ष के अंतराल पे जनसंख्या होता है। और जब जनसंख्या पहली बार हुआ था तो इसका शुभंकर क्या था, प्रगड़क शिक्षिका था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, तो इतनी चीजें अगर जनसंख्या से आपसे प्रश्न पूछा गया तो यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने की, और राज्यों के, भारत के राज्यों के बारे में बात करें तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। यहाँ पे सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। ठीक, आइंस्टीन ने दिया सापेक्षता का सिद्धांत। और कुछ सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछे कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, आपसे पूछेगा कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। किसने, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। अब आपसे पूछे कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी जियोग्राफी का प्रश्न है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने। कौन, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत। ठीक, या बिग बैंग थियरी। ठीक, आपसे पूछे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था, तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है ये पहाड़ों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, ये सारी चीजें। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हैरी हैंस ने दिया था। किसने, हैरी हैंस ने दिया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, आपसे पूछेगा तो आप लोग बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। आपसे पूछे कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक, और बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया जॉर्ज लेमेंतेयर ने। आपसे पूछे कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया, तो हैरी हैंस ने दिया प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कब अपनाया गया, तो जो संविधान सभा था उसका जो राष्ट्रीय ध्वज था उसका डिजाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक, और आपसे पूछे कि जनसंख्या का डिजाइन किसने दिया था, तो ये जनसंख्या के डिजाइन की अभिकल्पना सबसे पहले किसने किया था, तो पिंगली वैकेया ने किया था, पिंगली वैकेया ने किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता है, हमारे पेपर में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता है झंडा का, 3:2 का अनुपात होता है। तो इसमें पट्टी कुछ लगी हुई होती है, 3 पट्टियां लगी हुई होती हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है, तो इसमें 3 पट्टियां होती हैं। और तिरंगे में 3 पट्टियां होती है, कौन कौन सा, एक तो आप लोग याद रखेंगे केसरिया याद रखेंगे, सफेद याद रखेंगे, और कौन सा, हरा। और आप लोग बताएंगे केसरिया किस चीज का प्रतीक है और लाल किस चीज का, सफेद किस चीज का प्रतीक है और हरा किस चीज का प्रतीक है। इसके चक्र में कुछ तीलियां होती हैं, ये चक्र में 24 तीलियां होती हैं। और चक्र का रंग कैसा होता है, चक्र का रंग नीला कलर का होता है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि ये चक्र किसका प्रतीक है, तो ये प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है, प्रगति और न्याय का प्रतीक है चक्र। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं ये चक्र कहां से लिया गया है, तो ये सारनाथ से लिया गया, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहां से ये लिया गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहां से लिया गया है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो ये आपके केसरिया रंग ये साहस और बलिदान का प्रतीक है, किसका, साहस और बलिदान का प्रतीक है। आपसे पूछे कि सफेद रंग किसका प्रतीक है, तो ये शांति का प्रतीक है सफेद रंग। और हरा रंग किसका प्रतीक है, तो ये उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है, उर्वरता और समृद्धि की प्रतीक है, भारत की उर्वरता और समृद्धि की प्रतीक है। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और इस डिजाइन किसने दिया था, पिंगली वैकेया ने
इसका संविधान यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को तैयार किया था। और इसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। और हमारे तिरंगे जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। उसमें पट्टियां कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? केसरिया होती है जिसका साहस और बलिदान प्रतीक है, और सफेद रंग होता है जिसकी शांति का प्रतीक है, और हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। चक्र होता है, चक्र में 24 तीलियां होती है। चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और ये प्रगति और न्याय का प्रतीक है। ये कहां से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। लाई हरोबा लोक नृत्य कहाँ का है? तो लाई हरोबा लोक नृत्य आप लोग याद रखेंगे, ये मणिपुर का लोक नृत्य है। लाई हरोबा कहाँ का? मणिपुर का। और मणिपुर की राजधानी क्या है? आप लोग बताएंगे कि मणिपुर की राजधानी कहाँ पे? इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। और कुछ मणिपुर के बारे में देखेंगे। आपसे पूछे कि लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? लोकटक झील कहाँ पे स्थित? तो ये मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में। और इसी पे एक नेशनल पार्क है जिसे क्या कहते हैं? इसे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। या फिर आपसे पूछे कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं इसे, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है, ठीक। और ये कैसा नेशनल पार्क है? ये तैरता हुआ, एकमात्र भारत का ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये तैरता है वहां पे आपके लोकटक झील में, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि तो बताया जाता है कि पोलो खेल का उद्गम भी कहाँ से हुआ है? तो जो पोलो है, पोलो खेल का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? यानी कि पोलो खेल का शुरुआत कहाँ से होता है? ये मणिपुर से माना जाता है कि यहीं से पोलो खेल का शुरुआत होता है। और आपसे पूछे कि तुजू दर्रा कहाँ पे स्थित है? ये तुजू दर्रा भी फेमस है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके मणिपुर में ही स्थित है। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि लाई हरोबा लोक नृत्य कहाँ की है? मणिपुर की लाई हरोबा लोक नृत्य है। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। इसी पे एक नेशनल पार्क है जिसके नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है, ठीक। अब बात करते हैं तुजू दर्रा कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। और ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। पोलो खेलों का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो पोलो खेल का उद्गम तो ये मणिपुर से, भारत के मणिपुर से माना जाता है, ठीक। विश्व की छत किसे कहते हैं? तो विश्व की जो छत है वो पामीर के पठार को कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं। और आपसे पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार ये है पामीर का पठार, ठीक। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट की पूछे तो ये 500 मीटर इसकी हाइट है लगभग। और बात करते हैं ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो इसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार, या फिर आप पामीर का पठार बजा सकते हैं, या फिर तिब्बत में ये स्थित है तो इसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं, इसे तिब्बत का भी पठार कहते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अपना जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको किस नाम से जानते हैं? प्रायद्वीपीय भारत को कौन सा पठार कहते हैं? तो इसे दक्कन का पठार, भारत का दक्कन का पठार कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के पठार को, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और पठारी महाद्वीप, यहाँ पे पठार की बात कर ही रहे हैं तो आप लोग बताएंगे कि पठारी महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो पठारी महाद्वीप जो है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकतर भाग कैसा है? पठारी है, ठीक। तो अनातोलिया का पठार एक फेमस है, अनातोलिया का पठार एशिया में ही है। आप लोग बताएंगे कि किस देश में है? तो ये तुर्की में स्थित है, ठीक। और वहीं से आपसे पूछे कि लोएस पठार कहाँ पे स्थित है? लोएस का जो पठार है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। लोएस का पठार कहाँ पे? चीन में स्थित है, क्योंकि लोएस का पठार जो है वो चीन में स्थित है। और ये लोएस धूल कण मिट्टी से बालू से बना हुआ है लोएस का पठार, ठीक। मंगोलिया साइड में है, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। या फिर तिब्बत का पठार भी इसे कहते हैं, तिब्बत का पठार। या फिर आपका जवाब हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। तो ये पठारी महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं पठारी महाद्वीप। अनातोलिया का पठार कहाँ पे स्थित है? ये तुर्की में स्थित है, अनातोलिया का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार को क्या कहते हैं? इसे दक्कन का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत को इसे दक्कन का पठार कहते हैं। और बात करते हैं लोएस पठार कहाँ पे पाए जाते हैं? लोएस पठार ये चीन में स्थित है, ठीक। ये धूल कर मिट्टी बालू से बनता है, ठीक। बात करते हैं भारतीय थल सेना के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के जो पहले अध्यक्ष थे के एम करियप्पा थे। कौन? के एम करियप्पा थे भारतीय थल सेना के पहले अध्यक्ष। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं? ये यहाँ पे लिख लेते हैं थल सेना। और आपसे पूछे कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो जो थल सेना दिवस है ये 15 जनवरी के दिन मनाते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी के मनाते हैं। और वर्तमान समय में थल सेना के हेड कौन है? वर्तमान समय में थल सेना के जो हेड है उनका क्या नाम है? उनका नाम मनोज पांडे। क्या? मनोज पांडे वर्तमान समय में थल सेना के हेड हैं, ठीक। और बात करते हैं नौसेना दिवस कब मनाते हैं?
दिवस कब मनाते हैं? तो जो नौसेना दिवस है वो आपके बनाते हैं 4 फरवरी के दिन, सॉरी 4 दिसंबर के दिन नौसेना के दिवस मनाते हैं। और इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं आपके आर हरि। नौसेना के हेड कौन है? आर हरि कुमार इसके हेड हैं। और आपसे पूछे कि यहाँ पे वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 8 अक्टूबर के दिन, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर के दिन। और वायुसेना के हेड कौन है? इसके हेड कौन है? विवेक राम चौधरी। इसके हेड कौन है? विवेक राम चौधरी। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारतीय थल सेना के पहले अध्यक्ष कौन थे? के.एम. करियप्पा थे। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी के दिन मनाते हैं। और बात करते हैं वर्तमान थल सेना के हेड कौन है? मनोज पांडे है। बात करते हैं नौसेना के दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं। वर्तमान नौसेना हेड कौन है? आर हरि कुमार है। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। इसके हेड कौन है? विवेक राम चौधरी। ठीक। पोलो खेलते समय किस सम्राट की मृत्यु हुई? देखिए यहाँ पे पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक ये घोड़े पर से गिरे और निकल पड़े। कहाँ पे? भगवान के पास। तो 1210 में ये घोड़े पर से गिरे और निकल पड़े। और इसका मकबरा कहाँ पे बना हुआ है ये भी पूछ लेगा कि मकबरा कहाँ पे बना हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो लाहौर में इनका मकबरा बना हुआ है। कहाँ पे? लाहौर में, पाकिस्तान में। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्होंने कुछ काम किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? इनका लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं, लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाखों का दान करते थे, तो इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। तो यहाँ पे बख्श फिर से सही से लिख देंगे क्योंकि ये सही से लिखा नहीं गया है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे लाख बख्श कहते हैं। इस तरह से लिखा जाएगा, लाख बख्श कहते हैं। ठीक। और बात करते हैं इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने किया था गुलाम वंश की स्थापना। आपसे पूछे कि गुलाब नहीं गुलाम, तो गुलाम वंश, तो इसकी स्थापना कभी थी? 1206 में। और किसने किया? ऐबक ने किया। और गुलाम वंश का आपसे पूछे कि पहला शासक कौन बना था? गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था गुलाम वंश का पहला शासक। और इन्होंने क्या करवाया? इसमें कुतुब मीनार की निर्माण करे। कुतुब मीनार आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपसे पूछे 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में स्थित है, अजमेर राजस्थान में। और किसने बनवाया था? ये दोनों ऐबक ने बनवाया था, ये दोनों ऐबक ने बनवाया था। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन पोलो खेलते समय किस सम्राट की मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1210 में। मकबरा कहाँ पे बना हुआ? लाहौर, पाकिस्तान में मकबरा बना हुआ। इसको लाख बख्श के नाम से इसका अन्य नाम था। ठीक। अन्य नाम क्या था? इसे लाख बख्श कहा जाता है। फिर गुलाम वंश की स्थापना इसने कब किया? 1206 में। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और गुलाम वंश का पहला शासक आपसे पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनवाया? ऐबक ने बनवाया। ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि पौधे में जीवन होता है, ये किसने बताया था? तो पौधे में जीवन कौन होता है? तो ये बताया था जगदीश चंद्र बसु। कौन बताए थे? जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पौधे में जीवन होता है। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, तो ये एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं तो पौधों में एक चीज पूछा जाता है कि पौधों में पानी ऊपर किसकी सहायता से जाता है? पौधे में पानी ऊपर किसकी सहायता से जाता है? तो ये जाइलम की सहायता से, जाइलम द्वारा पौधों में पानी ऊपर जाता है। और एक चीज और आप याद रखेंगे कि पौधों में आहार का वहन कौन करता है? पौधों में आहार का वहन, आहार मतलब जैसे हम लोग का आहार होता है जो खाते पीते हैं, वैसे पौधों के भी आहार होते हैं। तो इसका आहार का वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले कौन जाता है? तो वो आप लोग याद रखेंगे, फ्लोएम ले जाता है। कौन? फ्लोएम ले जाता है। ठीक। और बात करते हैं ये पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? ये आप लोग बचपन में पढ़े, पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि पौधों में जीवन होता है, किसने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पौधों में जीवन होता है। पौधों में पानी ऊपर कौन ले जाता है? तो पौधों में पानी ऊपर जाइलम के द्वारा जाता है। और पौधों में आहार का वहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के कारण होता है, वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक। और पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसे?
खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इन्हें मुस्लिम गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मुस्लिम गांधी भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित पहले जो विदेशी व्यक्ति थे वो आपके कौन थे? साक्षात ही खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्हें कब भारत रत्न दिया गया? तो इन्हें 1967 में भारत रत्न पुरस्कार दिया, 1987 में दिया गया था। 1987 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक कौन थे? लाल कुर्ती जो आंदोलन था, लाल कुर्ती आंदोलन, तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना यानी कि शुरुआत कौन किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे। और कब किए थे? तो 1930 में इसकी शुरुआत किए थे। और इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे लाल कुर्ती आंदोलन क्या कहते हैं? इसे खुदाई खिदमतगार कहते हैं। क्या? खुदाई खिदमतगार कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। और इन्हें मुस्लिम गांधी भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और लाल कुर्ती आंदोलन की स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और ये भारत रत्न इन्हें 1987 में दिया गया था। क्या दिया गया था? इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब? 1987 में। और 1930 में इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन की स्थापना करते हैं। इसे लाल कुर्ती आंदोलन को खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। ठीक, बात करते हैं इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक पूछे कौन सा राज्य? केरल है। और आपसे पूछे कि यहाँ पे मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो इन दोनों को भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। तो आइसोप्रीन का बहुलक क्या होता है? तो ये आप लोग बताएंगे। आइसोप्रीन, तो यहाँ पे फ्रीन लिखा गया। तो आइसोप्रीन का बहुलक क्या होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है आपका ये प्राकृतिक रबड़ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक रबड़ क्या है? आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक, बात करते हैं मोपला आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो मोपला जो आंदोलन है ये कहाँ पे हुआ था? तो मोपला जो आंदोलन है वो केरल में हुआ था। मोपला आंदोलन केरल में हुआ था। और ये कब हुआ था? केरल के मालाबार में हुआ था। कहाँ पे? केरल के मालाबार में हुआ था। ये 1921 में हुआ था। मोपला आंदोलन कब? 1921 में हुआ था। ठीक, और केरल में कौन सी भाषा है? केरल की जो भाषा है वो क्या है? तो मलयालम केरल की भाषा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। क्या? तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है और इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में, मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे? केरल में होता है। ठीक, आइसोप्रीन का बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन का जो बहुलक है प्राकृतिक रबड़ है। और मोपला आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो मोपला विद्रोह या फिर आंदोलन केरल के मालाबार में हुआ था, 1921 में हुआ था। और बात करते हैं केरल में बोली जाने वाली भाषा मलयालम है। केरल में जो बोली जाने वाली भाषा क्या है? मलयालम है। और केरल में जो राजधानी है क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष, जिसे यूनिसेफ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र बाल की ये आया ही है, तो इसकी स्थापना कब हुई है आप लोग बताएंगे। तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। और 11 दिसंबर के दिन क्या मनाते हैं? यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। कब? यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर के दिन मनाते हैं। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएनओ का हेडक्वार्टर। और ये यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पे। तो ये भी आप लोग मैनहट्टन द्वीप पूछ रहा है, 21 द्वीप पे स्थित है, तो मैनहट्टन द्वीप। तो इस वजह से आप लोग द्वीप का नाम याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, और बात करते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके न्यूयॉर्क में ही स्थित है। ठीक,
और बात करते हैं यूएनओ की, तो स्थापना 1945 में हुई थी। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और बात करते हैं इसमें सदस्य 193 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर आप लोग को बताया 1993 देश है। कितने? 1993 देश हैं। और नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। ये सारी चीज़ आप लोग जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा कोष यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। स्थापना कभी 11 दिसंबर 1946 को, इसलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पे। मैनहट्टन द्वीप, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, मैनहट्टन द्वीप पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बात करते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? यूएनओ में स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और हुगली नदी कैसी नदी है? ये गंगा नदी की वितरिका है। क्या? ये गंगा नदी की, ये क्या है? वितरिका है, यानी कि ये गंगा नदी से अलग होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हुगली नदी की सहायक नदी क्या है? हुगली नदी की सहायक नदी की नाम बताइए। तो दामोदर नदी है आपका हुगली नदी की सहायक नदी। कौन? दामोदर नदी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे जूट की खेती, जूट की खेती कहाँ पे होती है? यहाँ पश्चिम बंगाल में जूट की खेती तो हुगली नदी के क्षेत्र में स्थित है। हुगली नदी क्षेत्र में यहाँ पे जूट की खेती होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पे गंगा नदी की वितरिका, ये गंगा से अलग कहाँ पे होती है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पश्चिम बंगाल में गंगा से अलग, पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? कोलकाता से। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में यहाँ पे गंगा से अलग होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो और बात करते हैं यहाँ पे, आपसे पूछे कि भारत में दूसरी रेल कब चली? भारत में जो दूसरी रेल है, पहली रेल तो मुंबई से ठाणे आप लोग जानते हैं 16 अप्रैल 1953 को। और बात करें दूसरी रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये हावड़ा से लेके चली थी, हावड़ा से हुगली तक चली थी, इसी हुगली तक चली थी। और ये कब चली थी? तो ये 16 अगस्त, यहाँ पे 16 अप्रैल है, 16 अगस्त 1854 को चली थी, यानी कि 1 साल बाद। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और ये गंगा नदी की वितरिका है। और ये हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है। और ये गंगा नदी से अलग कहाँ पे होती है? तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गंगा नदी से अलग होती है। और जूट की खेती ये इसी हुगली नदी क्षेत्र में जूट की खेती करते हैं। ठीक, बात करते हैं हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। भारत में दूसरी रेल कब चली थी? भारत में दूसरी रेल जो है वो हावड़ा से हुगली तक के बीच में चली थी और 16 अगस्त 1854 को चली थी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, सब चीजें आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे और 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको इन सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। किसने? स्वामी विवेकानंद ने किया। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया था? तो वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर बनाया था। कहाँ पे? वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। वेलूर मठ कहाँ पे है? ये कोलकाता में स्थित है। वेलूर मठ कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। इसकी 1987 में, 1897 में इसका हेडक्वार्टर वहाँ पे बनाया गया। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो यही रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस थे इनके गुरु। कौन? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और बात करते हैं तो इन्होंने क्या, इनका मूल नाम, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? ये भी एग्जाम में पूछा है। तो इनका मूल नाम क्या था? गदाधर था इनका मूल नाम। इनके पत्नी का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो शारदा मणि इनके पत्नी का नाम था। क्या? शारदा मणि इनके पत्नी का नाम था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? विश्व धर्म जो सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ। कहाँ पे? शिकागो में हुआ था। कहाँ पे? शिकागो में हुआ था। और बात करते हैं यहाँ पे भारत की तरफ से कौन भाग लेने गए थे? तो विवेकानंद ने भाग लिया था। भारत की तरफ से विवेकानंद ने भाग लिया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विवेकानंद भाग लिए थे। 18 शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है। किस झील के किनारे? मिशिगन झील के किनारे स्थित है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन परमहंस की स्थापना
रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। कब की? 1897 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? बेलूर मठ। बेलूर मठ कहाँ पे? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। रामकृष्ण मिशन पे गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। और मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम गदाधर था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो शारदा मणि इनकी पत्नी का नाम था। और विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था। और ये भारत की तरफ से विवेकानंद भाग लिए थे। और ये किस झील के किनारे शिकागो स्थित है? तो मिशिगन झील के किनारे यूएसए में स्थित है, यानी कि अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका द्वीप पे। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया गया? तो साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो आपके अहमदाबाद में किया गया। कहाँ पे? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद। और आपसे पूछे कि साबरमती आश्रम किसने स्थापना की? तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की, साबरमती आश्रम की। और आपसे पूछे कि स्थापना कब किए थे? तो 1916-17 दोनों डेट यहाँ पे मिलता है, ये यहाँ पे स्थापना की थी। और दांडी यात्रा की बात करें तो ये कब से कब था? तो 12 मार्च से लेके दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुआ था। 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल। और ये 1930 में हुआ था दांडी यात्रा। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसी साबरमती आश्रम से, इसी साबरमती जो आश्रम है यहाँ से शुरू हुआ था दांडी यात्रा। और ये कहाँ से चला तक जा गया था? साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था साबरमती आश्रम। और यहाँ पे कितने सदस्य, यहाँ पे पूछा जाता है कितनी दूर की यात्रा थी? तो 241 मील की यात्रा थी, 241 मील। और कितने दिन लगे थे? तो इसे तय करने के लिए 24 दिन का समय मिला था और लगा था। और किसके कितने अनुयायी थे? तो इसके अनुयायी कितने थे? तो 79 इसके अनुयायी थे, तो गांधी जी के अनुयायी। ठीक, तो देख लेते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में। किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। और कब किया? 1916-17 में। दांडी यात्रा कब से कब तक? तो ये चली थी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक, और ये कहाँ चली थी? तो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। ये डेट यहाँ से, ये परीक्षा में यहाँ पे एग्जामिनर जरूर प्रश्न पूछा था। तो दांडी से, साबरमती आश्रम से दांडी तक चली थी, 241 मील की यात्रा थी, 24 दिन की यात्रा थी। और अनुयायी कितने थे? 79। ये सारे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, और देखते हैं उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य की भूमि जापान को कहते हैं। और अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो अब यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। अर्धरात्रि का सूर्य का देश किसे कहते हैं? अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो ये आपके नॉर्वे को कहते हैं। कि नॉर्वे को कहते हैं अर्धरात्रि सूर्य का देश। और कुछ चीजें देख लेते हैं। तो उगते सूर्य की भूमि जापान को कहते हैं। ठीक, और आपसे पूछे कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो जापान के मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। ओसाका को कहते हैं जापान के मैनचेस्टर। ठीक, और गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं? गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं? तो गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क को कहते हैं। किसे? न्यूयॉर्क को कहते हैं। और बात करते हैं प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। या फिर आपसे पूछे कि कंगारू का देश किसे कहते हैं? कंगारू का देश, ये सभी किसे कहते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। किसे? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं झील, यहाँ पे झीलों का देश किसे कहते हैं? झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को कहते हैं। किसे? फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश। तो और क्या चीजें आप लोग देख ले, तो इतनी चीजें आप लोग देख लीजिए। देख लेते हैं। आपसे पूछे कि उगते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं? तो न्यूयॉर्क को कहते हैं गगनचुंबी इमारतों का शहर। वहीं पे पूछे कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। और प्यासी भूमि का देश या फिर कंगारू का देश, ये किसे कहते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश जो है फिनलैंड को कहते हैं। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है?
तो मुबारक हो, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। और सेकंड स्थान पे हो गया है चीन। हमसे बराबरी करने चले थे, सेकंड स्थान पे हो गए जनसंख्या के मामले। अब विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी में है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे? वेटिकन सिटी में है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब बात करते हैं हम लोग भारत में। तो भारत में आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो मुबारक हो, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या हमारे प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम जनसंख्या भारत में किस राज्य में है? तो सिक्किम। बहुत ही दुर्दशा वाली बात है। तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या। वैसे भी वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे कौन ज़्यादा रहता है? तो आपसे पूछे कि एशिया की जनसंख्या कितनी है? एशिया महाद्वीप की जनसंख्या कितनी है? तो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 60% एशिया में निवास करते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग बताएंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत के पास, सेकंड स्थान चीन का, और सबसे कम जनसंख्या विश्व में किसका है? वेटिकन सिटी में है। वेटिकन सिटी की राजधानी आप लोग बताएंगे। और भारत की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या भारत में सिक्किम में है। और एशिया विश्व की जनसंख्या का कितनी % जनसंख्या एशिया में रहती है? तो विश्व की जनसंख्या का 60% जनसंख्या एशिया में रहती है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के दिन मनाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 या 9 अगस्त की डेट मिलती है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। और ये इसमें गांधी जी ने एक नारा दिया था। गांधी जी ने शुरू किया था और ये शुरू भी किए थे। और इन्होंने एक नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। नारा कौन दिया था? गांधी जी ने। इसमें कौन सा नारा दिया था? करो या फिर मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। और इसे भारत छोड़ो आंदोलन को एक नाम और जानते हैं, अगस्त में हुआ था ना, तो इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, तो क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया तो आप लोग बताएंगे। और इस समय भारत में वायसराय कौन था? जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इस समय भारत में वायसराय कौन था? तो ये लिन लिथगो इस समय भारत में वायसराय थे। कौन? लिन लिथगो इस समय भारत में वायसराय थे। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक, और बात करते हैं ऑपरेशन जीरो हावर क्या था? ऑपरेशन जीरो हावर क्या था? तो ऑपरेशन जीरो हावर जो थे वो क्रांतिकारियों को यहाँ पे जेल में बंद कर दिया जा रहा था। ऑपरेशन जीरो हावर, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि किस दौरान चलाया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही इसे चलाया गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। किसने शुरू किया? गांधी जी ने शुरू किया इसे। और इसी में गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और वायसराय इस समय था लिन लिथगो। इस समय भारत के वायसराय थे, यानी कि डोरा डंबर बानो और यहाँ से गो हो जाओ। तो इसके वायसराय कौन थे? वो थे लिन लिथगो। और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑपरेशन जीरो हावर इसी समय चलाया गया था। जो भी क्रांतिकारी थे सभी को इसमें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जा रहा था ऑपरेशन जीरो हावर के तहत। अब प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ की हुआ? तो प्रथम एशियाई खेल ये हुए थे मई 1951 में। कब? मई 1951 में प्रथम एशियाई खेल हुआ था। और आपसे पूछे कि कहाँ हुआ था प्रथम एशियाई खेल? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ था। और इस समय ये प्रथम खेल ये पे जनक देश एशियाई खेलों का, एशियाई खेल का आपसे पूछे कि जनक देश किसे कहा जाता है? तो एशियाई खेल का जनक देश भारत को माना जाता है, क्योंकि भारत के द्वारा ही इसे शुरू किया गया। भारत के कहने पे। तो नामकरण की बात करें, इसका नामकरण किसने किया? तो ये नामकरण इसका एशियाई खेलों का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें इसका नामकरण किया। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब और कहाँ किया? मई 1951 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। और जनक देश एशियाई खेलों का किसे माना जाता है? भारत को माना जाता है।
और नामकरण किसने दिया था? तो पंडित, अपने जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण दिया था। श्वेत क्रांति, अब श्वेत क्रांति से संबंधित प्रश्न है। श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध, आप सभी होशियार हैं, ये दुग्ध से संबंधित है। सफेद दूध होता है तो ये दुग्ध से संबंधित है। इसे क्या कहते हैं? इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म होता है कब? इसे जन्म होता है 26 नवंबर के दिन। 26 नवंबर के दिन, इसी दिन क्या मनाते हैं? भारत में दुग्ध दिवस मनाते हैं। इस दिन भारत में दुग्ध दिवस मनाते हैं, ठीक। तो और दुग्ध के बारे में हम लोग चीज़ें देखेंगे। आपसे पूछे कि दुग्ध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दुग्ध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम क्या है? केसीन प्रोटीन दुग्ध में पाई जाती है। और दुग्ध में शर्करा कौन सी पाई जाती है? दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये लैक्टोज नामक शर्करा दूध में पाई जाती है। और आपसे पूछे कि गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है? गाय का दूध जो हल्का पीला क्यों होता है? तो गाय का दूध जो हल्का पीला होता है, ये इसमें कौन सी चीज़ें उपस्थित होती है? इसमें कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है। और आपसे पूछे कि दूध से दही कौन से एंजाइम बनाते हैं? दूध से दही बनाने में कौन से एंजाइम सहायक होते हैं? तो दूध से दही बनाने में एंजाइम कौन से सहायक होते हैं? रेनिन एंजाइम सहायक होते हैं, ठीक। और दूध से दही बनाने के लिए आपसे पूछे कि कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? दूध से दही बनाने के लिए कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो इसमें लैक्टोबैसिलस होती है। लैक्टोबैसिलस इसमें सहायक होती है, ठीक। लैक्टोबैसिलस इसमें सहायक होती है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे गलत हो गया। दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो इसमें लैक्टोबैसिलस इसमें मदद करता है, ठीक। तो और देखते हैं कि दूध की शुद्धता की मापन कहाँ पे लिखें। तो इसे मिटा के यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे रेड पेन था ना। दूध में शुद्धता का मापन किसे कहते हैं? दूध में शुद्धता का माप किसे कहते हैं? तो लैक्टोमीटर से कहते हैं। किसे? लैक्टोमीटर से करते हैं दूध में शुद्धता का मापन, लैक्टोमीटर से। दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन जो सी होता है वो नहीं होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब देख लेते हैं। आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का दुग्ध से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। और बात करते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर के दिन हुआ था। इसी दिन भारत में दुग्ध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। प्रोटीन कौन सा होता है? केसीन प्रोटीन। शर्करा कौन से? लैक्टोज शर्करा होती है दूध में। और बात करते हैं दूध की शुद्धता का माप किसे किया जाता है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का माप किया जाता है। और बात करते हैं गाय का गाय का दूध हल्का पीला। गाय का दूध हल्का पीला, इसमें कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। और दूध से दही बनाने में एंजाइम कौन सी सहायक होती है? रेनिन एंजाइम। और कौन सी जीवाणु सहायक होती है दूध से दही बनाने में? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु इसमें सहायक होती है। और विटामिन कौन सी नहीं पाई जाती है दूध में? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। वह कैसे पाया जाएगा? विटामिन सी खट्टा होता है, दूध में खट्टा पदार्थ डाल देंगे तो दूध फट जाएगा, इस वजह से विटामिन सी नहीं पाया जाता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास ने लिखी थी। रामचरितमानस किसने? तुलसीदास ने लिखी थी। और किस भाषा में लिखा था तुलसीदास ने रामचरितमानस? तो ये अवधी भाषा में लिखे थे। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखे थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इसमें किसका शासनकाल था जब इसे लिखा तुलसीदास में? किसना शासनकाल था? तो इसमें अकबर का शासनकाल था। इस समय अकबर का शासनकाल था। और बात करते हैं और रामायण किसने लिखा? सीधे आपसे पूछे कि रामायण किसने लिखा? तो रामचरितमानस तो तुलसीदास हो गए। रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। किसने? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा रामायण, ठीक। और आपसे पूछे कि इस रामायण में अध्याय कितने जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था? और यही हम लोग टीवी पे देखते भी हैं। इसमें 7 अध्याय हैं। और बात करते हैं बाल रामायण किसने लिखा? बाल रामायण किसने लिखा? तो बाल रामायण की रचना किसने की? तो चंद्रशेखर ने किया, राजशेखर ने किया। बाल रामायण की रचना किसने? राजशेखर ने किया, ठीक। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा? तो ये अवधी भाषा में लिखा। और
किसके शासनकाल में लिखा? अकबर के शासनकाल। रामायण की बात करें, इसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और इस वाले रामायण में अध्याय 7 है। और बाल रामायण की बात करें तो इसे राजशेखर ने लिखा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और आपको राज्यसभा की सदस्य बननी चाहिए तो आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। आपको राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति या फिर गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बन सकती है। आपको वोट डालना हो, आपको मतदान करना हो, वोट डालना हो तो आपकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए तो आप वोट डाल सकते हैं। और बात करते हैं लोकसभा को क्या कहा जाता है? इसे निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? इसे निम्न सदन कहा जाता है या फिर अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति इसको विघटित कर देते हैं। अस्थायी सदन कहा जाता है। और इसे और सदन क्या, इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, प्रथम सदन भी कहा जाता है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके लोकसभा के, यहाँ पे लोकसभा भी लिख लेते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष भी आपसे पूछे एग्जाम में कौन थे? तो अनंत शयन अयंगर थे। अनंत लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयन अयंगर थे इसके लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष। और लोकसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष पहली महिला, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और बात करते हैं लोकसभा में अधिकतम सीट वर्तमान समय में कितने हैं? लोकसभा में अधिकतम सीट 2 एंग्लो इंडियन का सीट है, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब वर्तमान समय में लोकसभा में अधिकतम सीट 585 हो गई है, 550 हो गई है। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु 25 वर्ष और राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या फिर गवर्नर बनने के लिए आयु 35 वर्ष, वोट डालने के लिए आयु 18 वर्ष। ठीक, और इसे लोकसभा को क्या कहते हैं? इसे निम्न सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि कभी विघटन हो जाता है इसका, और प्रथम सदन भी इसे कहते हैं। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात करें, जीवी मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयन अयंगर थे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष। और लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी थी? 550। ठीक, वर्तमान समय में। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे एक गोलार्ध बना लेते हैं, तो ये कोई गोला हुआ नहीं। ठीक, तो यहाँ पे एक गोला ड्रा करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपके भूमध्य रेखा, और ये आपका हो गया कर्क रेखा, और ये आपका हो गया कौन सा? मकर रेखा। तो ये है आपका कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये है आपका कौन सा? ये दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है। और यहाँ पे जब सूर्य होगा, इसे क्या कहते हैं? इसे कर्क रेखा कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे मकर रेखा कहते हैं। कौन? मकर रेखा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मकर रेखा, कर्क रेखा। और यहाँ पे जब सूर्य होगा, तो यहाँ पे सूर्य जब होगा कर्क रेखा पे तो 21 जून को होगा। 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है। जब 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य होगा तो यहाँ पे बड़ा दिन होगा। और इसी दिन जो भूमध्य रेखा पे क्या होगा? 21 जून के दिन ही मकर रेखा पे, क्योंकि सूर्य उत्तर में है तो 21 जून के दिन ही मकर रेखा पे क्या होगा? यहाँ पे छोटा दिन होगा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिर अब यहाँ पे कर्क रेखा पे सूर्य, मकर रेखा पे सूर्य कब आएगा? तो यहाँ पे 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पे आएगा। 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पे आएगा सूर्य, तो इस दिन यहाँ पे होगा बड़ा दिन। और इसी 22 दिसंबर के दिन ही कर्क रेखा पे क्या होगा? 22 दिसंबर के दिन ही कर्क रेखा पे यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो ये पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, यानी कि उत्तरी गोलार्ध ये है तो सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर के दिन होता है। 22 दिसंबर के दिन होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हैं। और बात करते हैं सूर्य यहाँ पे विषुवत रेखा पे कब होता है? तो
तो ये भूमध्य रेखा है। कौन सा? ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर 0 डिग्री अक्षांश, या फिर इसे कहते हैं विषुवत रेखा। तो यहाँ पे कब होता है सूर्य? तो यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन होता है। 21 मार्च 23 सितंबर के दिन होता है। और 21 मार्च जब 23 सितंबर के दिन जब ये सूर्य यहाँ पे होता है तो ये क्या होता है? तो ये आपका दिन और रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर के दिन होता है। और उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर के दिन होता है। उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर के दिन होता है। और सबसे छोटा दिन जब दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को होता है, तो उसी दिन 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है उल्टा है। और भूमध्य रेखा पे जब सूर्य होता है तो यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन साल में 2 बार होता है। और इस दौरान दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए प्लीज़। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका आनंद ले सके। और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार प्रति मिनट स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है। और मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? श्वसन दर यानी कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो ये 12 से 18 बार ये प्रति मिनट सांस लेता है। कौन? मनुष्य प्रति मिनट सांस लेता है। ठीक, और मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और देता क्या है आपको? 37 डिग्री सेल्सियस तो सभी को याद है, ये देता नहीं है। या फिर आपको 98.6 डिग्री 6 डिग्री फ़ारेनहाइट देगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। और या फिर आपको 310 केल्विन देगा, 310 केल्विन देगा, या फिर फ़ारेनहाइट देगा। तो ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं स्वस्थ मनुष्य में जल की मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये 65 से 80% जल होती है। और स्वस्थ मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो ये 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े यानी कि 2-2 का पेयर रहेगा, या फिर वैसे ही 46 यहाँ पे गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। और स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 1 मिनट में ये यहाँ पे 12 से 18 बार सांस लेता है। बात करते हैं शरीर का तापमान मनुष्य का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 18.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। स्वस्थ मनुष्य में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। स्वस्थ मनुष्य में गुणसूत्र 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैठ्यू थी। रोज मिलियन बैठ्यू थी यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक, और वर्तमान समय में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो ये आप लोग बताएंगे। वर्तमान समय में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है वर्तमान समय में यूपीएससी के अध्यक्ष। और बात करते हैं यूपीएससी किस अनुच्छेद यहाँ पे आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में यूपीएससी के बारे में चर्चा? अनुच्छेद 315 में यूपीएससी के गठन के बारे में बात कही गई है। तो और बात करते हैं, आपसे पूछे कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो होता है। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो यूपीएससी की जो स्थापना है 1926 में, डेट बता रहा था गूगल पे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये किस आयोग की सिफारिश पे? तो ली आयोग की सिफारिश पे हुई थी। ली आयोग की सिफारिश पे हुई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यूपीएससी की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पे। और भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है। किसे? कार्नवालिस को कहा जाता है भारत में सिविल सेना का जनक। और आपसे पूछिए कि सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं? तो ये 21 अप्रैल के दिन मनाते हैं। सिविल सेना दिवस यानी कि अप्रैल के दिन मनाते हैं। ठीक, 21 अप्रैल को। तो देख लेते हैं यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैठ्यू थी यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के?
वर्तमान में अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के? तो वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है। और बात करते हैं यूपीएससी किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 35(315) में। और इसका कार्यकाल कितना, 6 वर्ष 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। स्थापना कब हुई थी? 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। और ये किस आयोग की सिफारिश पे, ली आयोग की सिफारिश पे हुई थी। और सिविल सेवा के जनक कौन कहे जाते हैं? तो कॉर्नवालिस कहे जाते हैं सिविल सेना के जनक। सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं? 21 अप्रैल के दिन मनाते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया, सिख धर्म की स्थापना। और ये सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक बने थे सिखों के पहले गुरु। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सिखों के पहले गुरु का जन्म कब हुआ था? 1469 में। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछिए कि संगत और लंगर की शुरुआत किसने की? संगत एवं लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो गुरु नानक ने किया संगर और लंगर व्यवस्था की शुरुआत। और यहाँ पे आप लोग बताएंगे पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो ये पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक थे आपके गुरु नानक। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग बताएंगे गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? तो ये आप लोग बताएंगे गुरु नानक के जीवनी किसने लिखी, किस सिख गुरु ने लिखी थी? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि गुरु नानक की जीवनी जो है अर्जुन देव ने लिखा था। किसने? अर्जुन देव ने लिखा। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप देख लेते हैं, आपसे पूछे सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक ने की। ये सिखों के पहले गुरु थे और ये सिख धर्म की स्थापना भी करते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 1469 में। और ये तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। और संगत और लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो गुरु नानक ने किया संगत और लंगर व्यवस्था की शुरुआत। और पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? गुरु नानक है। गुरु नानक है पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक है। ठीक, और गुरु नानक के जीवनी को किसने लिखा? जीवन परिचय को? तो ये गुरु अर्जुन देव ने लिखा। टीटी काका झील कहाँ पे स्थित है? तो टीटी काका झील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में कहाँ पे? पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे। पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे स्थित है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो टीटी काका झील है ये सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित नौका गम्य झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पे जो स्थित है ये कौन सा झील है? ये नौका गम्य झील है। कौन सा? नौका गम्य झील है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में और कौन कौन सी चीज है? आपसे पूछे कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो आपके दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक, और दक्षिणी अमेरिका का आपसे पूछे सबसे बड़ा देश क्या है? तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और सबसे छोटा देश कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश आपसे पूछे कौन सा है? तो फॉकलैंड है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा? फॉकलैंड है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि सबसे बड़ा देश ब्राजील। ब्राजील सभी देशों की सीमा साझा करता है, लेकिन दो देश ऐसे हैं जिनसे सीमा नहीं बनाता। 2 देश ऐसे हैं जिससे सीमा नहीं लगता ब्राजील का। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश हैं? कौन सा? एक तो हो गया आपका इक्वाडोर हो गया, और एक तो चिली हो गया। चिली यहाँ पे पूर्व साइड में है, इस वजह से इसकी सीमा नहीं लगती। चिली पश्चिम साइड में है, इस वजह से यहाँ पे सीमा नहीं लगती। और इक्वाडोर थोड़ा इसे दूर है, इस वजह से सीमा नहीं लगती। ठीक, तो अब आपसे देखेंगे, अब आप लोग बताएंगे कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। अमेजन नदी है, जो कि निकलती कहाँ से है? ये एंडीज से निकलती है। और सर्वाधिक प्रवाह कहाँ पे होता है इसका? सर्वाधिक प्रवाह कहाँ पे होता है? तो सर्वाधिक प्रवाह इसका ब्राजील में होता है। कहाँ पे? सर्वाधिक प्रवाह ब्राजील में होता है। तो ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये बात करते हैं, हम्बोल्ट जलधारा कहाँ पे पाई जाती है? हम्बोल्ट जलधारा। तो हम्बोल्ट जो जलधारा है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पे पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कहाँ पे? ये पश्चिमी तट पे पाई जाती है। पश्चिमी तट पे पाई जाती है। तो इतनी चीज़ें तो आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो देख लेते हैं सर्वाधिक टिटिकाका झील कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है टिटिकाका झील, पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके दक्षिणी अमेरिका में ही स्थित है। और बात करते हैं ये टिटिकाका झील की विशेषता, सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है और ये सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित नौकायन झील है। बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा? ब्राजील, राजधानी ब्राजीलिया। सबसे छोटा देश कौन सा है? फॉकलैंड है दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश। और दो देशों ब्राजील दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। दो देश ऐसे हैं जिसकी सीमा नहीं बनाती हैं, जिसके साथ सीमा नहीं बनाता है, और यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर और चिली से ब्राजील सीमा नहीं बनाता। और हम्बोल्ट जलधारा कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में के पश्चिमी तट पे हम्बोल्ट जलधारा पाई जाती है। और बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? अमेजन नदी। उद्गम कहाँ से होता है? एंडीज पर्वत श्रृंखला से होता है और सर्वाधिक प्रवाह ये ब्राजील राज्य में सर्वाधिक बहती है। ठीक। एक्जिमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग है ये त्वचा को प्रभावित करता है। एक्जिमा रोग किसे प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है त्वचा को। एक्जिमा रोग त्वचा को प्रभावित करता है। और बात करते हैं त्वचा से शोषण कौन सा जीव करता है? त्वचा से ऐसा कौन सा जीव है जो त्वचा से शोषण करता है? तो केचुआ है जो त्वचा से शोषण करता है, ये भी पूछा जाता है। केचुआ को क्या कहते हैं? इसे किसान का मित्र कहते हैं। किसान का मित्र केचुआ को कहते हैं। और वर्मी कल्चर किसका पालन किया जाता है? वर्मी कल्चर में किसका पालन किया जाता है? वर्मी कल्चर में पालन किसका किया जाता है? केचुआ का पालन किया जाता है। ठीक। और त्वचा रंग निर्धारण कौन करता है? त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारण होता है? तो मेलानिन के कारण त्वचा का रंग निर्धारण होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बाह्य त्वचा से मूल रोम निकलते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ से? बाह्य त्वचा से क्या निकलते हैं? मूल रोम निकलते हैं। मूल रोम जो शरीर की रोम होती है उसे कहते हैं मूल रोम। ये पूछा जाता है कहाँ से निकलते हैं, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहाँ से निकलते हैं? बाह्य त्वचा से। और विटामिन डी, ये विटामिन डी का निर्माण कौन करती है? तो शरीर में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो विटामिन डी का निर्माण इसे त्वचा के द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होती है, बल्कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे त्वचा पे पड़ता है तो हमारी त्वचा क्या करती है? विटामिन डी का निर्माण करती है, निर्माण करती है। ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि एक्जिमा रोग का किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग त्वचा को प्रभावित करता है। त्वचा से शोषण कौन करता है? केचुआ करता है त्वचा से शोषण। और किसान का मित्र केचुआ को कहते हैं। वर्मी कल्चर में केचुआ का पालन किया जाता है। और बात करते हैं त्वचा का रंग किसके वजह से निर्धारित? मेलानिन के कारण निर्धारित होता है। और बाह्य त्वचा से क्या कहते हैं? मूल रोम निकलता है बाह्य त्वचा से। और बात करते हैं विटामिन डी का निर्माण जब त्वचा पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब होता है। ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मतदान करने की आयु 18 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? यानी कि यहाँ पे लिखा है कि मतदान करने की आयु 18 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो इसके लिए होता है 21वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था। इसके द्वारा मतदान की उम्र थी जो पहले 21 वर्ष थी, इसे घटा करके कम करके अब कितना कर दिया गया? कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक। और इस समय कार्यकाल किसका था? इस समय कार्यकाल जब घटाया गया तो इसमें कार्यकाल था राजीव गांधी का। किसका? राजीव गांधी का कार्यकाल था। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं जब हम लोग यहाँ पे मतदान करने जाते हैं तो यहाँ पे उंगली का निशान किसका होता है? तो उंगली का जो निशान है मतदान करते समय तो उसका निशान किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पे उंगली पे निशान लगा होता है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि मतदान करने की आयु 18 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई। इसमें 21 वर्ष से घटा करके कम 18 वर्ष कर दी गई। उंगली पे निशान सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा लगाया जाता है। और इसे कार्यकाल किसका था? और ये राजीव गांधी का कार्यकाल था जब यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ। ठीक। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी शुरू किए थे। असहयोग आंदोलन के समय शासन किसका था? तो इसमें चेम्सफोर्ड शासन काल था। इसका चेम्सफोर्ड का भारत में शासन काल था। ठीक। तो इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? गांधी जी का सविनय अवज्ञा
आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 में शुरू हुआ था। ठीक, और यहाँ पे नमक तोड़ो कानून भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को कहते हैं। क्या? इसे नमक तोड़ो कानून कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे नमक तोड़ो कानून भी कहते हैं। बात करते हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन कब गांधी जी ने शुरू किया था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है तो ये आपसे पूछे तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त, अभी इसके बारे में हमने बताया ही, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे शुरुआत, ये शुरुआत भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से हुई थी? ये बॉम्बे से शुरू हुई थी, बॉम्बे से शुरू हुई थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो ये 1905 में शुरू किया था। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत असहयोग आंदोलन कब 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था, और चेम्सफोर्ड का इस समय शासनकाल था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में गांधी जी ने शुरू किया था, और इसे नमक तोड़ो कानून भी कहा जाता है। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे से शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी का कब शुरू हुआ था? तो 1905 से हुआ था। चुलबुल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? तो झेलम नदी पे, झेलम नदी पे बना हुआ है। इसका पुराना नाम क्या है? इसे वितस्ता नदी इसका पुराना नाम, या फिर ऋग्वैदिक काल में इसका नाम वितस्ता नदी था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है? झेलम नदी, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये आप लोग बताएंगे। तो इसकी लंबाई 725 मीटर है। कितनी? 725 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर जो है आपके झेलम नदी किनारे बसा हुआ है, झेलम नदी किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं आपसे पूछे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस पे बना हुआ है? भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये आपके सतलुज नदी पे बना हुआ है। किस पे? सतलुज नदी पे बना हुआ है। ठीक, आपसे पूछे कि माता टीला परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? माता टीला जो परियोजना है या फिर बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है? ये बेतवा नदी पे बना हुआ है, बेतवा नदी पे। और सलाल परियोजना किस पे बना हुआ है? सलाल जो परियोजना है ये किस नदी पे बना हुआ है? ये चेनाब नदी पे बना हुआ है। और चेनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। और झेलम नदी का उद्गम नहीं हम बताएं आपको, झेलम नदी का उद्गम जो है, झेलम नदी का जो उद्गम है ये आपके कहाँ से होता है? शेषनाग, बेरीनाग के पास से शेषनाग झील से। ठीक, शेषनाग झील से। और ये विलय कहाँ पे होती है? ये चिनाब नदी में जाके आगे विलय हो जाती है। किसमें? चिनाब नदी में आगे जाके मिल जाती है। और चिनाब नदी पाकिस्तान में ये झेलम नदी का पानी लेके चला जाता है। चुलबुल परियोजना झेलम नदी पे, और इसकी लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। झेलम नदी का पुराना नाम इसे वितस्ता नदी कहते हैं। और श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे। ठीक, और बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे? सतलुज नदी पे बना हुआ है। और माता टीला परियोजना किस नदी पे? बेतवा नदी पे बना हुआ है। और उद्गम कहाँ से हुआ था? यहाँ पे झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से, शेषनाग झील से। और इसका मुहाना कहाँ पे? तो चिनाब नदी पे मिल जाती है आगे चल के। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो क्या हो गया? भारतीय संसद का जो निम्न सदन है ये आपको लोकसभा को कहते हैं। किसे? लोकसभा को कहते हैं भारतीय संसद का निम्न सदन। इसका अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? लोकसभा अनुच्छेद 81 में बताया। तो देखिए पहले संसद को हम लोग समझ लेते हैं, संसद को। तो संसद के बारे में पूछे, आपसे पूछे कि संसद के अंग कितने हैं, तो आप लोग बताएंगे संसद के 3 अंग। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका लोकसभा, एक हो गया आपका लोकसभा, एक आपका हो गया कौन सा? राज्यसभा, एक आ गया हो गया राज्यसभा, और एक आपका हो गया कौन सा? राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग हैं। ठीक, और आपसे पूछे कि संसद के सदन कितने हैं, तो सदन है आपके 2। कौन कौन से? एक आपका हो गया लोकसभा और एक हो गया आपका राज्यसभा। एक लोकसभा और एक कौन सा सभा? राज्यसभा। ये संसद के 2 अंग हैं। अब बात करते हैं संसद कितने अनुच्छेद में है, तो 79 में संसद होगा। और लोकसभा कितने में होगा? अनुच्छेद 81 में। और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। और भारत में आर्टिकल 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है। संसद में सदन 2, लोकसभा इसे क्या कहते हैं? इसे निम्न सदन कहते हैं। क्या? निम्न सदन कहते हैं। इसमें अस्थायी सदन कहते हैं। क्या? अस्थायी सदन कहते हैं। या फिर
इसे क्या कहते हैं, अस्थायी सदन, या फिर इसे प्रथम सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं। तो ये सारी चीज नाम आपको याद रखेंगे। राज्यसभा के बारे में बात करें, इसे द्वितीय सदन कहते हैं, इसे द्वितीय सदन कहते हैं। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे उच्च सदन कहते हैं, इसे उच्च सदन कहते हैं। ये लोकसभा का उच्च सदन, यहाँ पे राज्य संसद का उच्च सदन है, इसे अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होता है, तो इस वजह से इसे अस्थायी सदन कहते हैं। और बात करते हैं अगर आपसे पूछे तो देख लेते हैं साथ में इतनी चीजें। तो देखें, आपसे पूछे कि संसद के निम्न सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं, अनुच्छेद 81 में है। और संसद के बारे में बात करें तो आर्टिकल 79 में संसद, और संसद के अंग कितने हैं, 3। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति। लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81, राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52। अब बात करते हैं संसद का सदन कितना है, तो 2। एक तो आपका हो गया लोकसभा और एक हो गया आपका राज्यसभा, ये संसद के 2 सदन। और लोकसभा को क्या कहते हैं, इसे प्रथम सदन कहते हैं, और द्वितीय, इसे प्रथम सदन, निम्न सदन भी कहते हैं, और अस्थायी सदन भी कहते हैं। और राज्यसभा को क्या कहते हैं, इसे द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, या फिर अस्थायी सदन कहते हैं, इसे अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे, महू मध्य प्रदेश में। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने संविधान की आत्मा किसने कहा, तो भीमराव अंबेडकर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहा, तो ये अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहें। ठीक, और बात करते हैं संविधान का, इन्होंने सर्वाधिक अवलोकित भाग किसे कहा, सर्वाधिक अवलोकित भाग किसे कहा, जो सर्वाधिक अवलोकित भाग संविधान का किसने, इसे किसे कहा, तो ये भाग 3 को सर्वाधिक अवलोकित भाग कहा। और बात करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत हम लोग कहाँ जा सकते हैं, इसके तहत हम लोग मौलिक अधिकार का हनन होने पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। और इसके तहत सुप्रीम 5 प्रकार का क्या करेगा, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके रिट जारी करेगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप लोग नोट करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, एक समिति थी जिसका नाम था क्या, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की बात करें, अध्यक्ष कौन थे इसके, BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अंबेडकर। और बात करते हैं प्रारूप समिति की, तो इसमें सदस्य कितने थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया, तो 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ठीक, अब बात करते हैं, आपसे पूछे कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर। पहले कानून मंत्री कौन थे, पहले कानून मंत्री कौन थे, तो ये कौन थे, सारे के दोनों का जवाब क्या हो जाएगा, तो भीमराव अंबेडकर इसका जवाब हो जाएगा, क्या, भीमराव अंबेडकर। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और संविधान की आत्मा इन्होंने किसे कहा, तो अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 के तहत हम प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कब, यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो मौलिक अधिकार का हनन होने पे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार का हनन होने पे। और ये इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करेगा आपके मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। सर्वाधिक अवलोकित भाग इन्होंने किसे कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक अवलोकित भाग 3 को कहा। ठीक, प्रारूप समिति के बारे में बात करें, अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और इसके बारे में बात करें, सदस्य प्रारूप समिति में 7 थे। और संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को, पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली। और ये क्लीमेंट एटली किस पार्टी से थे, ये आपके लेबर पार्टी से यहाँ पे प्रधानमंत्री बने थे। और वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान समय में भारतीय मूल के कौन है प्रधानमंत्री, ऋषि सुनक हैं। ठीक, और इन्हें की जो पार्टी है, ये किस पार्टी के हैं, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से, कौन से, कंजर्वेटिव पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि इस समय कांग्रेस के, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, कांग्रेस लिखा रहा है, तो जब भारत स्वतंत्रता के समय, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आप लोग बताएंगे, कांग्रेस के भारत स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे,
तो ये देखिए हम लोग बताएं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्ष कौन बताएं हम आपको, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जबकि भारत स्वतंत्रता के समय भारत छोड़ो आंदोलन से हुआ था 1942 में, ठीक 1942 में हुआ था। और भारत स्वतंत्रता जो संग्राम था ये 1947 में हुआ था। तो दोनों अलग डेट है। तो इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। कौन, जेबी कृपलानी थे। तो ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और भारत स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी, भारत स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी, तो भारत स्वतंत्रता की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुई थी। 20 फरवरी 1947 को। आपसे पूछे कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था, भारत स्वतंत्र कब हुआ था, तो ये हुआ आपका 15 अगस्त 1947 को। भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और ये किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी के। वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक हैं। वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी से। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे इस समय, जेबी कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और भारत स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई, 20 फरवरी 1947 को भारत स्वतंत्रता की घोषणा हुई। भारत स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो देखिए मासीन राम है सर्वाधिक, भारत में स्वतंत्र यहाँ पे मासीन राम में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और बात करते हैं मासीन राम कहाँ पे, मेघालय में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है, ये आपसे पूछे तो एक मिनट। तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो आपके लेह है। और लेह कहाँ पे, लद्दाख में स्थित है। और बात करते हैं भारत में वर्षा की बात करें तो ये अब वर्षा के बारे में बात करेंगे। तो सर्दियों में वर्षा कहाँ पे सर्वाधिक होती है, सर्दियों में वर्षा की बात करें तो भारत में जो सर्दियों में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्दियों में वर्षा भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होता है, ठीक। तो सर आप लोग याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है, ये आप लोग बताएंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा तो ये होता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। और ये इस दक्षिण पश्चिम मानसून से केरल के सबसे पहले वर्षा केरल के मालाबार तट पे होती है, केरल के मालाबार तट पे होती है और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और बात करते हैं भारत में और अब बात करेंगे कि तमिलनाडु में किस मानसून से वर्षा होती है। तो भारत के ये पूछा जाता है एग्जाम में कि तमिलनाडु में किस मानसून से वर्षा होती है। तो ये होती है आपकी उत्तर पूर्व मानसून से। किस, उत्तर पूर्व मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। और उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु के किस समय पे, तो ये कोरोमंडल तट पे, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा कराती है, ठीक। और बात करते हैं तो इतनी चीजें आप लोग देख लीजिए, नहीं थोड़ा और चीजें देख लीजिए। आपसे पूछिए कि सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा भारत में यहाँ पे अम्लीय, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होता है, तो ये नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध जल किसका माना जाता है, सर्वाधिक शुद्ध जो जल होता है वो किसका माना जाता है, ये वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीन राम मेघालय में पाया जाता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है, भारत में लेह लद्दाख में होता है। और सर्दियों में वर्षा कहाँ पे होता है, पश्चिमी विक्षोभ मानसून से होता है। और सर्वाधिक वर्षा भारत में ये जो होता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और ये यहाँ पे केरल के मालाबार तट पे सबसे पहले वर्षा होती है। जो तमिलनाडु में वर्षा होती है ये उत्तर पूर्व मानसून से होती है। तमिलनाडु की वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से, यहाँ पे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। और सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पे होती है, ये नॉर्वे में होती है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा। और सर्वाधिक शुद्ध जल होते हैं वर्षा के जल, ठीक। अब यहाँ पे मेघदूत के बारे में देखेंगे। तो किसकी रचना है, ये कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। कालिदास को क्या कहते हैं, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं,
पियर कहते हैं। ठीक, और बात करते हैं और ये मेघदूत किसकी में रचना, ये वियोग श्रृंगार की रचना है। क्या, वियोग श्रृंगार की रचना है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वियोग श्रृंगार की रचना है मेघदूत। ठीक, अब बात करते हैं, आपसे पूछे कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम बताएंगे किसकी रचना है। या फिर आपसे पूछे कि ऋतु संहार किसकी रचना है, ऋतु संहार किसकी रचना है। या फिर आपसे पूछे कि कुमार संभवम किसकी रचना है, कुमार संभवम किसकी रचना है। या फिर रघुवंशम किसकी रचना है, रघुवंशम किसकी रचना है। तो ये सारी रचना आपके किसकी हैं, कालिदास की रचना है। किसकी, कालिदास अकेले लिखे थे। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपको यहाँ पे पूछ ले गोदान के रचनाकार कौन है, गोदान तो मुंशी प्रेमचंद्र लिखे थे, गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र लिखे थे। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स लिखे थे। तो देख लेते हैं मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को। वियोग श्रृंगार की रचना है यहाँ पे मेघदूत। बात करते हैं गोदान, गोदान प्रेमचंद्र की रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की। अभिज्ञान शाकुंतलम ये आपके भारत के शेक्सपियर कालिदास की रचना है। ऋतु संहार कालिदास की रचना है। कुमार संभवम कालिदास की। रघुवंशम सभी कालिदास की रचनाएं हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडलीय दाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से करते हैं। किस मीटर से, बैरोमीटर से करते हैं। और सॉरी बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। और वायुमंडल में आर्द्रता किससे मापते हैं, आर्द्रता आपसे पूछे तो इसे हाइग्रोमीटर से नापते हैं। आपसे पूछे आर्द्रता किसे मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। और आपसे पूछे कि अब वायुमंडल की कुछ परत को देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली जो परत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। कैसा मंडल, ये होता है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल की बात करें, इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। इसमें कैसी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसमें होती हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी मौसम संबंधी सभी घटनाएं, जैसे मेघ गर्जन, बिजली तड़पना, बादल बनना, ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। ठीक, और इससे ऊपर जाएंगे, क्षोभ मंडल के ऊपर जाएंगे तो ये एक मंडल आपको मिलेगा समताप मंडल। इस समताप मंडल में क्या होता है, इसमें क्या करेंगे आप लोग, वायुयान उड़ाएंगे, वायुयान उड़ता है इसमें। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें ओजोन परत पाया जाता है। ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत इसी मंडल में पाया जाता है। और इसके ऊपर जाएंगे तो आपको कौन सा मंडल मिलेगा, तो इसमें आयन मंडल मिलेगा, इसमें आयन मंडल मिलेगा। और आयन मंडल में कौन कौन से कार्य होते हैं, इसमें संचार सुविधा उपलब्ध है। संचार सुविधा किसमें मंडल में उपलब्ध है, आयन मंडल में उपलब्ध है। इसके ऊपर जाएंगे आपको बहिर्मंडल मिलेगा, कौन सी, बहिर्मंडल मिलेगा। और बहिर्मंडल में कौन सी चीज़ें, इसमें सैटेलाइट वगैरह लगाते हैं, सैटेलाइट वगैरह इसमें लगाते हैं। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, वायुमंडल में सबसे निचली जो परत होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटना होती है। और उससे ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल मिलेगा, समताप मंडल में वायुयान उड़ाया जाता है, ओजोन परत इसी में स्थित है। आयन मंडल की बात करें, इसमें संचार सुविधा उपलब्ध है क्योंकि इसमें आयनों का गमन होता है। बहिर्मंडल की बात करें तो सैटेलाइट इसमें लगाए जाते हैं, भेजे जाते हैं बहिर्मंडल में। पेनाल्टी स्ट्रोक, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है। आपसे पूछे कि पेनाल्टी कॉर्नर किससे संबंधित है, पेनाल्टी कॉर्नर किससे संबंधित है, ये भी हॉकी से। बुली नामक शब्द किससे संबंधित है, बुली शब्द किससे संबंधित है, तो ये भी कैसे, हॉकी से संबंधित है। आपसे पूछे कि आगा खां कब किससे संबंधित है, आगा खां कब किससे संबंधित है, तो ये भी आपके किससे, हॉकी से संबंधित है। आगा का कप हॉकी से संबंधित है। आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है, हॉकी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, और हॉकी का विश्व कप 2023 में कहाँ पे हुआ था, हॉकी का विश्व कप ये 2023 वाला कहाँ पे हुआ था, तो ये आपके उड़ीसा में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में। किस स्टेडियम में, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था, बिरसा मुंडा स्टेडियम। और बिरसा मुंडा स्टेडियम की बात करें, ये कहाँ पे है आपका, तो ये यहाँ पे आपके राउरकेला में स्थित है। कहाँ पे, राउरकेला में स्थित है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो देख लेते हैं पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो हॉकी में। और पेनाल्टी कर्नर ये किस खेल का है, हॉकी का। बुली नामक शब्द किस में प्रयोग होते हैं, तो ये हॉकी में प्रयोग होते हैं। और आगा खा कप का संबंध किससे है, हॉकी से है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे, उड़ीसा में हुआ। किस स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम। और ये कहाँ पे स्थित है, राउरकेला में, भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी पॉजिटिव को कहते हैं सर्वग्राही। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सॉरी यूनिवर्सल रिसेप्टर। ग्राही रहेगा तो रिसेप्टर, यानी कि रिसीव करता है ना, तो रिसेप्टर कहते हैं इसे, रिसेप्टर। और सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं, तो ओ निगेटिव को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने की, रक्त समूह की खोज किसने की। या फिर आपसे पूछे कि RH फैक्टर की खोज किसने की, तो ये कौन की, कार्ल लैंडस्टीनर ने किए। कौन, लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और रक्त का माप किससे किया जाता है, रक्त का माप किससे किया जाता है, किसे मापा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से, स्फिग्नोमैनोमीटर से इसका माप किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त का माप किया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और रक्त का पीएच कितना होता है, रक्त का पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है रक्त का पीएच। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सर्वग्राही रक्त समूह ए बी पॉजिटिव होता है, इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। और सर्वदाता रक्त समूह ओ निगेटिव, इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और रक्त समूह की खोज किसने किया, और RH फैक्टर की खोज किसने किया, लैंडस्टीनर ने किया। और RH रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त मापा किसे जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक, स्काउट गाइड की स्थापना की बात करें तो बेडन पावल ने स्काउट गाइड की स्थापना बेडन पावल ने किया, और कहाँ पे स्काउट गाइड की स्थापना, नई दिल्ली में। कहाँ पे, ये नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्काउट गाइड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 7 नवंबर 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे स्काउट गाइड की स्थापना बेडन पावेल ने किया, और ये इसकी स्थापना यहाँ पे नई दिल्ली में स्थापना हुई 7 नवंबर 1950 में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। वायुयान की खोज किसने की, ओलिवर और विलीवर राइट बंधु ने किया। इसने ओलिवर एंड विलीवर, ये 2 राइट बंधु थे, इनको राइट बंधु भी कहा जाता है। इन्होंने इनका खोज किया, किसका, हेलीकॉप्टर का खोज किया, वायुयान का खोज। और वायुयान के टायर में कौन सी गैस होती है, इनके टायर में कौन सी गैस पूछा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और वायुयान उड़ते कहाँ पे हैं, वायुयान उड़ते आपसे पूछे कहाँ पे हैं, तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। कौन से, समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, हमने अभी आपको बताया भी। और बात करते हैं वायुयान की गति किस में मापते हैं, वायुयान की गति का मापन किससे करते हैं, तो वायुयान की गति का मापन टोकोमीटर से करते हैं। किससे, टोकोमीटर से करते हैं वायुयान की गति। और वायुयान की आपसे पूछे ऊंचाई किससे मापते हैं, ये सभी प्रश्न आप लोग नोट करिएगा। वायुयान की ऊंचाई किससे मापते हैं, तो ये अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं वायुयान का खोज किसने किया, ओलिवर एंड विलीवर राइट बंधु ने किया वायुयान की खोज। अब बात करते हैं वायुयान के टायर में नाइट्रोजन भरा होता है। वायुयान उड़ते कहाँ है, समताप मंडल में उड़ते हैं। और बात करते हैं वायुयान की गति का मापन टेकोमीटर से, वायुयान की ऊंचाई की मापन अल्टीमीटर से किया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानपीठ के संबंधित किससे, साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। और यहाँ पे ज्ञानपीठ पहली बार किसे दिया गया, पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये जी शंकर कुरूप को दिया गया। किसे, जी शंकर कुरूप को दिया गया पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऐसे किस भाषा के लिए दिया गया, एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हें मलयालम भाषा के लिए 1956 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक, और साथ में आपसे पूछे कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे होता है, तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से होता है। वहीं ग्रैमी पुरस्कार पूछे, ग्रैमी अवार्ड
इसका पुरस्कार किससे होता है? संगीत या फिर गाना से होता है। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साहित्य से होता है और सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। और बात करते हैं इसे किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए दिया गया 1956 में। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म क्षेत्र से, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत से। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे क्यूरी एंड मैडम क्यूरी ने, पियरे क्यूरी एंड किसने? मैडम क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने क्या किया? नोबेल पुरस्कार की किसका खोज किए थे? यहाँ पे रेडियम की खोज की थी। और रेडियम का अयस्क क्या है? रेडियम का जो अयस्क है उसका क्या नाम है? पिच ब्लेंडी। आपसे पूछे कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? फिर रेडियम का अयस्क है। और रेडियम का ये सर्वाधिक रेडियो सक्रिय होता है। जितने रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं उनमें सर्वाधिक रेडियो सक्रिय कौन होता है? सर्वाधिक इसमें रेडियो सक्रिय होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कौन होता है। तो इसमें रेडियम में सर्वाधिक रेडियो सक्रियता पाई जाती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैडम क्यूरी को इसके लिए नोबेल मिला, तो रेडियम की खोज के लिए इसके लिए नोबेल मिला। कब मिला इनके लिए नोबेल? 1911 में इन्हें रसायन का नोबेल मिला। किसको? मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की आपसे पूछे इकाई क्या है? तो इनके नाम पे ही रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं आपसे पूछे कि यहाँ पे रेडियम की खोज किसने की? पियरे क्यूरी और फिर मैडम क्यूरी ने किया। और रेडियम किस अयस्क से मिलता है? पिच ब्लेंड अयस्क से मिलता है। और सर्वाधिक रेडियो सक्रिय किसका होता है? सक्रियता रेडियो, जितने तत्व होते हैं सर्वाधिक रेडियो सक्रियता रेडियम की होती है। इसके लिए मैडम क्यूरी को नोबेल मिला 1911 में। 1911 में इन्हें नोबेल का पुरस्कार रसायन का नोबेल मिला गया। बात करते हैं रेडियो की सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। और बात करते हैं प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया। किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और बात करते हैं ये कहाँ के रहने वाले थे? ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले डॉक्टर थे और इन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की कब? 1967 में इन्होंने हृदय का ट्रांसप्लांट किया। ठीक, और बात करते हैं अब बात करते हैं आप लोग हृदय के बारे में। तो आपसे पूछे कि पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का जो संबंध है वो हृदय से होता है। किससे? हृदय से होता है पेस मेकर का संबंध। यहाँ पे इस साइड में रहेगा हृदय से। अब बात करते हैं हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन क्या? कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हृदय की धड़कन का माप किसे करते हैं? हृदय गति की माप किसे करते हैं? हृदय गति की माप जो है कार्डियोग्राम से करते हैं। किसे? कार्डियोग्राम से करते हैं हृदय गति की माप। और बात करते हैं ईसीजी टेस्ट किससे संबंधित है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ईसीजी टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये आपके हृदय से संबंधित है। हृदय से संबंधित है ईसीजी टेस्ट। ठीक, इसका संबंध किससे है? हृदय से संबंध है। और बात करते हैं आपसे पूछे कि शरीर में रक्त, देखिए आपसे पूछे कि शरीर में हृदय से रक्त, शरीर से रक्त हृदय में कौन ले जाता है? शरीर से रक्त हृदय में किस से कौन ले जाता है? तो शिरा ले जाती है। और आपसे पूछे कि हृदय से रक्त धमनी में रक्त कौन ले जाता है? हृदय से रक्त धमनी में रक्त कौन ले जाता है? तो ये आपके ले जाने का कार्य हृदय से शरीर में रक्त धमनी ले जाती है। ऐसे रहेगा। हृदय से शरीर में जो रक्त है वो कौन ले जाती है? धमनी ले जाती है। ठीक, तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं आपसे पूछे कि प्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया।
अब पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। और बात करते हैं डॉक्टर क्रिश्चियन बजाज दक्षिण अफ्रीका में 1967 में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया। और हृदय के अध्ययन को क्या कह लेते हैं? कार्डियोलॉजी करते हैं। हृदय की गति की माप जो है कार्डियोग्राम से करते हैं। और ईसीजी टेस्ट का संबंध किससे? हृदय से है। ईसीजी टेस्ट हृदय से संबंधित है। और शरीर से रक्त हृदय में ले जाने का काम शिरा करती है, और हृदय से रक्त को शरीर में ले जाने का काम धमनी करती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1961 में। और किस क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार? एक खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और कुछ देशों के राष्ट्रीय खेल देखेंगे, जैसे स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का आपसे पूछे कि राष्ट्रीय खेल क्या है, तो स्पेन में बुल फाइटिंग होता है। बुल फाइटिंग यानी कि सांड इसमें लड़ाए जाते हैं, ठीक। तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, बुल फाइटिंग। और बात करते हैं यहाँ पे चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का यहाँ पे टेबल टेनिस खेला जाता है। चीन में क्या खेला जाता है? टेबल टेनिस खेला जाता है। और बात करते हैं मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल, ठीक। और बात करते हैं कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। आइस हॉकी है कनाडा का राष्ट्रीय खेल, ठीक। और बात करते हैं भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपसे पूछे भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी है। तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्रीय खेल, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, और वहीं कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका आइस हॉकी है। कनाडा में वैसे भी हॉकी आइस वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। भूटान की बात करें तो तीरंदाजी है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो 7 पहाड़ियों का जो शहर है रोम इटली को कहते हैं, इटली को कहते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और रोम में क्या है? FAO का हेडक्वार्टर है। FAO का आपके पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम इटली, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात कर लें, FAO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक। और रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी आप लोग बताएंगे किस नदी के किनारे रोम स्थित है। तो ये टाइबर नदी के किनारे, किससे? टाइबर नदी के किनारे रोम स्थित है। और इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो इटली की गंगा जो है पो नदी को कहते हैं। पो नदी को कहते हैं इटली की गंगा। और विसुवियत, या फिर आपसे पूछे विसुवियत या फिर एटना ज्वालामुखी कहाँ पे पाया जाता है? विसुवियस या फिर एटना ज्वालामुखी कहाँ पे पाया जाता है? ये आपके कहाँ पे पाया जाता है? विसुवियत एटना ज्वालामुखी ये इटली में पाया जाता है। इटली में पाया जाता है विसुवियत या फिर एटना ज्वालामुखी। और भी चीज़ें बताना है। इटली के प्रधान, यहाँ पे इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। किसने? जॉर्जियो मेलोनी है इटली के प्रधानमंत्री, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं। इटली का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका क्या नाम है? सफ़ेद लिली। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफ़ेद लिली। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं आपसे 7 पहाड़ियों का नगर किसे? रोम इटली को कहा जाता है। रोम इटली में FAO का फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये टाइबर नदी के किनारे। इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो पो नदी को कहते हैं इटली की गंगा। विसुवियत ज्वालामुखी या फिर एटना ज्वालामुखी कहाँ पे? इटली में स्थित है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सफ़ेद लिली है इटली का राष्ट्रीय चिन्ह। और बात करते हैं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी है इटली के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये लंदन का जो ग्रीनविच टाइम है, लंदन का जो ग्रीनविच मानक रेखा है, ग्रीनविच टाइम लाइन है, उसे कितना आगे है? तो ये इससे 5.5 घंटा आगे, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट क्या है? प्लस है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और बात करते हैं ये कहाँ से गुजरती है? तो ये भारत में कहाँ से जाती है बीचों बीच?
तो ये इलाहाबाद के नैनी से जाती है, इलाहाबाद के नैनी से होके जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद के नैनी से होके जाती है। और ये भारत के कितने राज्यों से होके जाती है, तो ये आपसे पूछे 82.5 डिग्री पूर्वी स्थान 5 राज्यों से होके जाती है। कौन सा? एक तो आपका हो गया उत्तर प्रदेश, एक आपका हो गया मध्य प्रदेश, एक आपका हो गया छत्तीसगढ़ की जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, एक आपका हो गया आंध्र प्रदेश, एक आपका छूट गया आपका उड़ीसा, उड़ीसा से भी होके जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा से भी होके जाता है। ठीक, कितनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये लंदन की ग्रीनविच टाइम लाइन से कितनी घंटा आ गया? 5.5 घंटा प्लस है। बात करते हैं जाती कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से जाती है। और ये कितने राज्यों से होके जाती है? तो ये भारत के 5 राज्यों से होके जाती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। एक राज्य और कहाँ से जाती है? तुम एक राज्य और यहीं की कोई छूट रहा है, अभी ध्यान आ नहीं रहा है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा राज्य छूट रहा है। प्यासी भूमि का देश या फिर कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो प्यासी भूमि का देश और फिर कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो ये आपको कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। किससे? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी भूमि का देश या फिर कंगारुओं का देश, या सबसे छोटा महाद्वीप आपसे पूछे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान कौन पाए जाते हैं? तो उनका क्या नाम है? डाउन्स है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को। ऑस्ट्रेलिया में 2 खाने पाए जाते हैं, एक कालगुरली की खाने, कालगुरली और कुलगार्डी की खाने। कालगुरली की, कुलगार्डी की खाने है, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। सोना के लिए ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध खाने हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें, ग्रेट बैरियर रीफ ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है? प्रवाल भित्ति है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पाई जाती है। ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पाई जाती है, प्रशांत महासागर में। किस? प्रशांत महासागर में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो प्रसिद्ध नदी है जहाँ पे कृषि क्षेत्र विकसित होते हैं, वो कौन सी? मर्ले डर्लिंग नदी है। मर्ले डर्लिंग नदी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये 2 नदियाँ हैं, एक ही नदी नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च शिखर को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च शिखर कौन से? तो ऑस्ट्रेलिया के जो सर्वोच्च शिखर है माउंट कोसियुस्को है। कौन? माउंट कोसियुस्को है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश, ऐसे छोटा महाद्वीप, ये आपके ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास को मैदान कहते हैं क्या? डाउन्स मैदान कहते हैं, घास कहते हैं। कालगुरली और फिर कुलगार्डी की खान कहाँ पे? सोने के लिए प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और नदी कौन सी? मर्रे डर्लिंग नदी। और सर्वोच्च शिखर यहाँ पे माउंट कोसियुस्को है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और बड़ों का सम्मान करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।